चलिए दोस्तों, कल का सेशन हमने समाप्त कर दिया था। आज के सेशन की अगर बात करें, जैसा कि कल जो था हमारा क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं है, उसका भूगोल हम जो पढ़ रहे थे, भूगोल पढ़े थे। भूगोल हमारा चला था। अब भूगोल में जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर है हमारा वो चल रहा था। और फर्स्ट चैप्टर में आप जैसा कि जानते हो, उसका नाम जो है हमारा संसाधन एवं विकास, ये जो नाम का चैप्टर था, ये चैप्टर हम लोग पढ़े थे। जिसमें हमने क्या किया था, जो संसाधन वाला जो चैप्टर है, इसके बाद संसाधन एवं विकास नाम का जो चैप्टर है, जिसमें संसाधन के बारे में जो भी डिटेल दिया था, जो जानकारी दिया था, जो डाटा दिया था, उसको हम समाप्त कर चुके थे और हम विकास को पढ़े थे। विकास में हमने जाना कि वृद्धि क्या होती है, विकास किससे कहते हैं, सतत विकास किससे कहते हैं, एवं समावेशी विकास क्या होता है। इन सभी चीजों को हमने देख रखा था। उसी के क्रम में सतत विकास में हमें रियो डी जेनेरो के बारे में हमें पढ़ना था, तो देर ना करते उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका, या मैं लिख दूं रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, यानी रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हमें पढ़ना था। कल के वीडियो लेक्चर में हमने यहीं पर समाप्त किया था। अब सवाल होता है, रियो डी जेनेरो क्या है? देखिए, आपको मालूम है जून 1992 में, जून 1992 में ब्राजील में एक शहर है। ब्राजील में क्या है, एक शहर है, वहां पर 100 देशों के अध्यक्ष, ठीक है। तो इसमें बताया रियो डी जेनेरो एक सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन था। ये क्या हुआ था, ये जून 1992 में ब्राजील में एक शहर है, वहां पर इस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से भी अधिक देशों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। इसका उद्देश्य क्या था? जैसे कि आपको मालूम है कि प्राचीन समय से, काफी लंबे समय से था, हम विकास की अवधारणा लेके हम चलते आ रहे हैं, जिस कारण हमने तो विकास बड़े पैमाने पर किया। हमने उद्योगों का विकास किया, हमने सड़कों का विकास किया, सड़कों यानी परिवहन का विकास किया, और ना जाने कितनी प्रकार के हमने विकास किया। तो इस अंधाधुंध विकास में एक तरह का था हमारा, इस अंधाधुंध विकास की वजह से हमारे पे बड़े पैमाने उद्योग तो स्थापित हुए, विश्व में बड़े पैमाने परिवहन भी विकसित हुए, जैसे ट्रेन है, बस है, रेलवे है, मोटर वाहन है। बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हुआ। आज घर में छोटी से सुई से लेके पेन की कॉपी तक मशीन द्वारा ही बनाई जाती है। तो हमने उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास किया, हमने सड़कों का विकास किया, परिवहन का विकास किया। लेकिन ये विकास कैसा था, हमारा एक अंधाधुंध विकास था। ये इस तरह का विकास था जिससे हम पर्यावरण की अवहेलना करते हुए हम विकास कर रहे थे, जिसके वजह से हम पर्यावरण के बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे थे। और 1992 आते आते तक विश्व में जितने भी देश हैं, विशेषकर जो विकसित देश हैं, जैसे कि जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस, इन सभी देशों को लगा जो ये विकास कर, इस विकास के लिए वर्तमान के लिए इतना सही है, लेकिन आने वाली जो भावी पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी के लिए ये क्या है, ये पूरी तरह से नुकसानदेह है। क्योंकि अगर हम इस शहर का, अगर हम विकास भी कर ले रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों खड़ा करके, मॉल खड़ा करके, कॉलेज खड़ा करके, स्कूल खड़ा करके, अब पर्यावरण हम वहाँ पर इतना दूषित कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई सांस नहीं ले सकता, वहाँ पर कोई रह नहीं सकता, वहाँ पर इतनी गर्मी है, गर्मी के सीजन में, मौसम में अन्य समस्याएं देखने को मिल रही है। आने वाले समय में अगर हम इस तरह के विकास की धारणा को लेकर चलेंगे, तो कुछ समय बाद वो शहर व हमारे क्षेत्र किसी काम का नहीं होगा। और उसके साथ साथ
जो पर्यावरणीय समस्या है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोनों का क्षय होना, पर्यावरण प्रदूषण होना, प्लास्टिक की वजह से अन्य समस्या होना, ये तमाम समस्या क्या आने वाले भविष्य में बड़े पैमाने पर होगी और कहीं ना कहीं पूरे मानव जाति, पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हुए सबके लिए ये नुकसानदायक है। ये विशेषकर जितने भी विकसित देश है उनको विशेष रूप से चिंता हुई। हालांकि जो अभी विकासशील देश हैं जैसे भारत है, अभी भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास नहीं है, भारत में उन्हें अभी प्रदूषण आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो देश बहुत विकसित हो गए हैं वहां पर कहीं ना कहीं इतना ऐसा अंधाधुंध विकास किया जिससे तो मानव के लिए विकास तो फायदा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि शायद उस विकास का मूल्य जो इतना होना चाहिए था अब मात्र इतना में ही सिमट कर रह गया। तो ये इन लोगों को जून 1992 तक पूरे विश्व को ये समझ में आया और उन्होंने क्या किया, ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में क्या किया, एक उन्होंने एक सम्मेलन बनाया, पृथ्वी सम्मेलन बनाया, जिसमें 100 से भी अधिक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जैसे भारत में प्रधानमंत्री हो गए राष्ट्राध्यक्ष थे, ठीक है। जिस प्रदेश में भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो जितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष सारे के सारे वहां गए और एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कुछ विकास की अवधारणा दी गई, जैसे सतत विकास की, यहाँ पर सतत विकास की अवधारणा दी और यह वादा किया गया कि आज से हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, इस तरह से कोई विकास का कार्य नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। तो 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। फिर जैसे जैसे सम्मेलन होता गया अन्य देश भी इसमें भाग लेते गए और इस सतत विकास को अपने देश में पूर्णतः लागू किया और इस तरह की कसम खाई, एक प्रतिज्ञा ली कि हम जब विकास करेंगे तो ऐसा विकास करेंगे जिससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, हम संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं करेंगे, हम भावी पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा कर रखेंगे, हम इस तरह विकास करेंगे जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान हो ना तो भावी पीढ़ियों के लिए वो चिंता का एक विषय बने। तो 1992 में क्या हुआ था, यह पर्यावरण ये सम्मेलन हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है बोर्ड में कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। आप ये जानिएगा। ऑप्शन में चीन भी देता है, ऑप्शन में आपको रूस भी देता है, अमेरिका भी देता है, भारत भी देता है, ठीक है। आप यह याद रखिएगा कि ब्राजील में हुआ था। आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी ये जो सम्मेलन था ये केवल पर्यावरण का जो समस्या था उसके हल ढूंढने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ में विश्व में सामाजिक आर्थिक किस तरह से विकास किया जाए इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। तो रियो डी जेनेरो का मुख्य उद्देश्य था विश्व में पर्यावरणीय समस्याओं को हल ढूंढने के लिए, उस पर काबू पाया जाए, इसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब आगे देखिए सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विभिन्नताओं पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जितने भी 100 देश उस समय जुड़े थे, अध्यक्ष जो आए थे वहाँ जो लीडर आए थे, जिस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहाँ के, तो सभी लोगों ने क्या किया, जो ग्लेशियर पिघल रहा है, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे समझिए। देखिए आप थोड़ा सा भूगोल के अंदर आप जाने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझा। देखिए सुनिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है, तो ये पेड़ का क्या काम है कि ऑक्सीजन छोड़ता है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो CO2 होता है इसको अपने अंदर क्या ग्रहण करता है। तो जिस तरह से हम अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं इसके वजह से क्या बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर कार्बन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर कार्बन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बड़े पैमाने क्या हो रहा है, कार्बन की वृद्धि हो रही है, क्योंकि पेड़ों को हम काट रहे हैं, बड़े पैमाने पर हम मोटर वाहनों का उपयोग करें, इससे CO2 और भी बढ़ रहा है, CO2 और बढ़ रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, CO2 से बढ़ने से बढ़ रहा है। अब CO2 की वृद्धि से क्या होगा, CO2 की वृद्धि से क्या होगा, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। कहने का क्या मतलब है कि जब
हम बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटेंगे तो इससे क्या होगा, CO2 की वृद्धि होगी। और मोटर वाहनों से जितने भी हम इससे बड़े पैमाने पर CO2 की वृद्धि हो रही है। और जब CO2 की हमारे पर्यावरण पर, हमारे पृथ्वी पर जब CO2 की वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो पृथ्वी पर है वो क्या, वो जो कि बर्फ का है वो पिघलेगा। और पिघलने से क्या होगा, विश्व में जितने भी बड़े शहर, जैसे भारत में लिखे बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये जितने भी शहर, गोवा का आप देख लो, मडगांव हो गया, जितने भी बड़े बड़े शहर है ये समुद्र के किनारे स्थित है। आप अमेरिका में ले लें, ब्रिटेन में ले लें, जैसे लंदन हो गया, ये जितने भी इसके बड़े बड़े शहर हैं, चाहे भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, जितने भी बड़े शहर हैं वो सारे के सारे शहर कहाँ पर, वो समुद्र के किनारे ही स्थित है। और जब इन ग्लेशियर पिघलेंगे तो जल स्तर में, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। और जब जल स्तर में वृद्धि होगी तो उनके डूबने का खतरा है। और साथ ही साथ जो कि तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो इससे क्या, गर्मी तो होगी स्वाभाविक सी बात। तो पेड़ों के काटने से मात्र CO2 आपका बढ़ रहा है, CO2 बढ़ने से ग्लेशियर का पिघलना, तापमान हो जाना। और इसे करने से हमारा अगर 1 डिग्री भी तापमान बढ़ गया, देखिए अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ता है तो आपको लगेगा बस 1 डिग्री सेल्सियस तो ही तापमान बढ़ा है, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर उसका महसूस 10 गुना गर्मी मान लीजिए बढ़ेगी। ठीक है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान भी तो आपको गर्मी कई गुना ज़्यादा लगेगी, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, किसी भी जीव जंतु के लिए संभव नहीं है। तो वर्तमान समय अगर आप देख सकते हैं, यदि जो तापमान बढ़ रहा है, पहले इतना तापमान नहीं होता था, लेकिन वर्तमान समय धीरे 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 क्या तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ये पर्यावरणीय एक समस्या है। तो पृथ्वी सम्मेलन में ये जो रियो डी जेनेरो है, इसमें पृथ्वी सम्मेलन में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने भूमंडलीय परिवर्तन, भूमंडलीय तापमान, अन्य तरह की चीज़ों पर हस्ताक्षर किए और इस तरह से वादे किए कि हम अपने देश में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। और जिससे वर्तमान में देख सकते हो भारत इसी संदर्भ में बड़े पैमानों पर जो बस का प्रयोग करे, इलेक्ट्रिक बस का प्रयोग करे, इलेक्ट्रिक बस का प्रयोग करें। पहले देखिए हमारे पास जो बसों पर चलते थे वो डीजल से संबंधित बस चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली हो गया, यूपी हो गया और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर आपको जो सरकारी बस है वो इलेक्ट्रिक बस का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक बस का प्रयोग किया जाएगा तो ये बस से क्या होगा, CO2 नहीं होगा, CO2 नहीं होगा तो तापमान में वृद्धि नहीं होगा, उससे गर्मी नहीं होगा, उससे तापमान का नुकसान नहीं होगा। तो जैसे इतनी हमारी भारत की देख लो, भारत की जनसंख्या इतनी है और जरूरतें इतनी है, हमारे देश में देखो करोड़ बस है, लाखों बस चलते हैं, तो अब देखो उनके माध्यम से कितना CO2 उत्पन्न होता है। और जो कि पेड़ पौधे की संख्या कम होती जा रही है, तापमान तो बढ़ेगा। तो भारत के लिए एक समस्या आने वाली पीढ़ी के लिए, अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन 50 साल बाद अगर देखिएगा, 50 साल बाद अगर आप देखिएगा भारत का तापमान और आज का तापमान देख लीजिए वर्तमान का, तो जमीन आसमान को आपको क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो सभी देशों को 1992 में ही ये लगा, आज से 30 साल पहले लगा। तो उन लोगों ने इस तरह सम्मेलन किया कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे अपने देश में, तथा प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास करेंगे। जैसे वृक्षारोपण होगा, प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना, उन ऐसे फैक्ट्रियों को पूरी तरह से बंद करना या उनको नियंत्रण में करना जिससे पर्यावरण को कम प्रदूषण हो, पेड़ों की कटाई कम करना, या जैसे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या हो इसलिए पेड़ से बने उत्पादों पर रोक लगाना। जैसे मैंने बताया ना कल की वीडियो लेक्चर में कि अगर पेड़ों की जनसंख्या बढ़ाना है तो पेड़ से संबंधित जो भी उत्पाद है जैसे टेबल कुर्सी मेज इनका ना प्रयोग करें, इनके जगह हम प्लास्टिक का प्रयोग करें। यदि प्लास्टिक का प्रयोग करें वो टूटेंगे फटेंगे, वहाँ पर वो रिसाइकल होकर वापस बन सकता है। लेकिन यदि लकड़ी का हम उसका प्रयोग करेंगे तो एक बार पेड़ कट गया, पर्यावरण को नुकसान हुआ, उस लकड़ी का हम प्रयोग करेंगे टूट जाए फूट जाए, फिर वापस उतना अच्छा बन नहीं सकता, उसको रिसाइकल नहीं होता, बाद में क्या होगा उसको जला कर खत्म कर दिया जाता है और राख हो जाता है। तो ये सभी देशों ने समझा और इस तरह के क्या वादा किया 100 से अधिक देशों ने कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे क्या पर्यावरण को नुकसान हो। अब आगे देखिए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, समय पर हस्ताक्षर किया, पर सहमति जताई गई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। और क्या बोले, मैंने सतत विकास लिखा ना, तो इसके लिए आपका लिया सतत विकास पोषणी, यानी एक ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को या भावी पीढ़ी को किसी भी प्रकार का
नुकसान ना हो। तो इसके लिए 21वीं सदी, क्योंकि जो हमारा ये 2024 तक तो आ गया है, तो 2024 क्या है, ये 21वीं सदी। अब यहाँ 20 मत देखिए, 20 है लेकिन 21वीं सदी, जैसे मैंने लिख दिया 20वीं सदी, तो 20वीं सदी की जगह वो होगा 19 ऐसा, ठीक है, एक कम होकर आएगा। तो हमने क्या 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21 को हमने लक्ष्य बनाया और हमने सतत पोषण विकास को हमने महत्व दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एजेंडा 21 के बारे में कुछ विस्तार से अन्य चीजों को जान लें। देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यहाँ पे एक शब्द लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों के निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी इसका ये भी एक उद्देश्य कि प्रत्येक स्थानीय, यानी इसका उद्देश्य कि विश्व में हर क्षेत्र में, जैसे कि अभी क्या है कि विश्व में जितने भी देश हैं, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी, सभी देश इसको अपनाएं। फिर वह सरकार अपने यहाँ पूरा भरपूर प्रयास करे। जैसे भारत सरकार ने पूरा एकदम प्रयास किया कि स्थानीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर से लेकर क्या जो केंद्र स्तर तक हमने पूरा प्रयास किया है कि इसको लागू अपनाया जाए। हमने उस समय किया था कि अपनाया जाए और वर्तमान में हमने लागू भी किया है। जैसे मैंने इसका उदाहरण इलेक्ट्रिक बस को मैंने आपको दिया ना, हमने पूरा प्रयास किया है। अब जानिए संसाधन नियोजन। अब जानिए संसाधन नियोजन क्या होता है। देखिए, संसाधन नियोजन का मतलब है कि हमारे पास जैसे संसाधन बहुत सीमित है लेकिन आवश्यकता ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो महीने का 30,000 कमाता है, महीने का 30,000 कमाता है, उसकी आवश्यकता दुनिया भर के है, इच्छा दुनिया भर के, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये वे, जैसे बच्चों को पढ़ाना हो गया, कोई बीमार तो उससे दवा पर खर्चा हो गया, अपने जो खाद्यान्न आपूर्ति हो गया, जैसे राशन पता जो भी हो उसकी आवश्यकता हो गया, अन्य किसी कर्ज लोगों देना, ऐसे दुनिया भर की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति की जाए तो महीना का क्या 50,000 इसको सैलरी चाहिए, 50,000 क्या इसको सैलरी चाहिए तो ये पूरा हो सकता है। वैसे क्या पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इनकम कितनी है 300, यानी क्यों, क्योंकि ये भी पैसा क्या इसका एक संसाधन है। तो इसके बाद क्या संसाधन सीमित है। अब सीमित संसाधन है तो इसको चुनना पड़ेगा, क्या चुनना या कहें चयन करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा कि इन 10 चीज़ों में से किस चीज़ों को वो प्राथमिकता ज़्यादा दे, किसको कम प्राथमिकता दे और किसको तत्कालीन समय पर यानी वर्तमान समय उसको नेगलेक्ट कर सकता है, उसको काट सकता है कि नहीं इसको नहीं देखें, इसको बाद में देखेंगे। तो हमको चुनना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार विश्व में आवश्यकताएं हमारी ज़्यादा हैं, चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन वहीं पर हमारे पास संसाधन एकदम सीमित है। तो उन संसाधनों का हमें नियोजन करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कहाँ पर कितना पैसा खर्च कर। जैसे सरकार भी होती है, अगर वो जब बजट पास करती है तो उसके पास भी जो संपत्ति होता है, जो धन होता है वो भी सीमित होता है। और सीमित धन को एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र पे खर्चा करती है कि हम वो धन का कृषि में खर्चा करें, कि उद्योग में करें ताकि रोजगार आए, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में करें, कि परिवहन के क्षेत्र में करें, कि व्यापार के क्षेत्र में करें, किस क्षेत्र में हम करें। तो सरकार एक अनुपात में जहाँ पर जिस क्षेत्र की जरूरत रखती है उस क्षेत्र का वहाँ पर खर्चा करती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। यानी अगर भारत के संदर्भ में लें तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है। देखिए, संसाधन हर कुछ है, जैसे मार्कर भी एक संसाधन है, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन की प्रचुर मात्रा है
लेकिन उनमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं जो बहुत कीमती हैं, जबकि कुछ संसाधन उतने कीमती नहीं है। अब कुछ ऐसे संसाधन हैं जो बहुत उपयोगी हैं और कुछ कम उपयोगी हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में भारत को अगर मैं बता दूं, देखिए जैसे भारत में कुछ राज्य हो गए, जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या कोयला है, जैसे कोयला है, कोयला है, इस्पात है, मैग्नीज है, मैग्नीज है, मैग्नीज है, मैग्नीज है इत्यादि बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। इसमें कोयला व इस्पात हो गया, मैग्नीज हो गया इत्यादि बड़े पैमाने पर क्या यहाँ पे ये संसाधन पाया जाता है। फिर भी भारत के सबसे गरीब राज्यों में से यही है। संसाधन बहुत है लेकिन हम उसका सही तरीके से उसका नियोजन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गरीब है। और कुछ अन्य राज्य ले लें, जैसे कि अगर राजस्थान अगर आप ले लो, गुजरात ले लो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर सौर पवन ऊर्जा की बड़े पैमाने पर इसकी संभावना है। हमारे यहाँ पर बड़े पैमाने पर इसकी संभावना, इसके मदद से हम क्या बिजली का निर्माण हम कर सकते हैं, बिजली का निर्माण हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हम कर पा रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण संसाधनों के अत्यधिक कमी है। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कभी सूखा आता ही नहीं, वहाँ पर कभी पानी की कमी नहीं पड़ती है, आप देख सकते हैं। और अगर आगे देखें, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश अन्य भागों की अलग थलग है। कहने का मतलब भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्या समान रूप से कुछ ना कुछ है उनके पास संसाधन। जैसे यूपी ले लो, यूपी अगर बिहार ले लो, यूपी बिहार ले लो, इन देशों पर भले कोई इस तरह कोयला इस्पात मैग्नीज जैसे कोई संसाधन नहीं है, या सौर पवन ऊर्जा जैसे संसाधन नहीं है, लेकिन इनके पास उपजाऊ जमीन है, इस पर ये खेती कर सकते हैं। जो यूपी का जो पश्चिमी हिस्सा है वो भी अच्छा खासा उपजाऊ है जलोढ़ मृदा से। बिहार का भी क्षेत्र है, तो बड़े पैमाने पर गेहूँ चावल अन्य चीज़ों का ये कृषि में अपना योगदान दे सकता है। यहाँ की जमीनें ऐसा कि अच्छा खासा परिवहन का विकास संभव है, परिवहन का विकास संभव है, रेल परिवहन का विकास संभव है, सड़क परिवहन का विकास संभव है, तो इसका भी हम विकास कर सकते हैं। बस फर्क है कि संसाधनों का नियोजन, जैसे यहाँ पर संसाधन है, इधर है संसाधन, इधर संसाधन, इधर है, तो इन सबका एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से कुछ इस तरह आपस में बंटवारा हो सके कि अगर इधर इस संसाधन, इसका कुछ संसाधन का ये हिस्सा इधर में हम उपयोग कर ले, इसका जो है इतना संसाधन हिस्सा इधर हम थोड़ा सा उपयोग कर लें, इसका इतना संसाधन ऊपर इधर कर लें, और इसका जो संसाधन है इधर कर ले, और किसी का विकास करें। तो नियोजन यहाँ करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आगे देखिए, देखिए यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्व खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्तरीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में संसाधन है, जबकि कुछ क्षेत्र में ना के बराबर संसाधन है, और इन सभी संसाधनों का आपस में नियोजन करके इन सबके सहयोग से इनका विकास होना आवश्यक है, तभी इस विकास हो सकता है। उसके बिना हम क्या नहीं इसका विकास कर सकते हैं। तो यह बात कि सबसे पहले जो भी हमारा संसाधन है उसको खोजें, उसके जाने, और एक अनुपात में सभी क्षेत्रों का हम विकास करें, जो कि हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब आगे आइए, आप जानिए भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहले देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना है। यानी किसी भी देश का संसाधन नियोजन के लिए, संसाधन नियोजन के लिए संसाधन नियोजन से आप समझते हैं ना कि पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में संसाधन, उन सभी संसाधनों की मदद से पूरे क्षेत्र का विकास करें। जैसे देखिए
मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर सौर और पवन ऊर्जा की संभावना है, इसके वजह से हम बड़े पैमाने पर बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इस बिजली के स्तर पे हम राजस्थान गुजरात का ही केवल विकास नहीं करें, पूरे समूचे भारत का विकास करें। ठीक है, इनको तो आगे बढ़ाएं, प्लस पूरे भारत का हम विकास करें। वहीं पर अगर देख लिया जाए, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, यहाँ पर कोयला मैंगनीज पाया जाता है, इनके आधार पर इनका तो विकास करें, प्लस हम केरला का भी विकास करें, तमिलनाडु का भी करें, बंगाल का भी करें, पश्चिम बंगाल का, सबका समूचे विकास करें। उसके लिए उन संसाधनों का नियोजन करना आवश्यक है। तो नियोजन करने में क्या क्या समस्या आती है, वो बहुत आसान नहीं है, बहुत समस्या आती है, निम्न समस्या आती है। निम्न समस्या में जैसे पहली समस्या हो गई संसाधनों की पहचान करना, कि भारत में कौन सा संसाधन है, कितनी मात्रा में संसाधन है, और एक तालिका बनाई जाए जिससे हम ये सुनिश्चित करें कि भारत के किन क्षेत्रों में कितने संसाधन की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए झारखंड में हमको पता चले कि 100 केजी क्या कोयला है, हमको पता चले कि झारखंड में क्या कोयला, अब पूरे भारत में मान लीजिए कहीं कोयला नहीं है, झारखंड में केवल 100 किलो का। अब भारत को अगर इस कोयले के आधार पर अगर विकास करना है तो उसको पहले जानना पड़ेगा कि झारखंड में कितना कोयला है। पता चला कि झारखंड में 100 केजी से ज़्यादा कोयला नहीं है, 100 किलो से ज़्यादा कोयला नहीं, पूरे भारत में कहीं नहीं है। तो भारत को विकास करना कुछ इस तरह का विकास करना होगा, इस 100 किलो से किसी एक क्षेत्र का ना विकास करते हैं, समुचे क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा, और इस तरह से विकास करें जिससे कोई आगे बहुत ना निकले, कोई बहुत पीछे ना होगा, सबको एक समान लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले संसाधन नियोजन पहली समस्या आती है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाए, कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या हम संसाधनों की पहचान करें, उसकी मात्रा को जाने कि कौन सा संसाधन है, कितनी मात्रा है, कितने समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके क्या लाभ हो सकता है, इसके पहले पहचान कर और एक तालिका बनाए। तो संसाधन की खोज, संसाधन की खोज या पहचान, ठीक है। दूसरा समस्या क्या अगर आती है, अगर आप देखो दूसरा समस्या, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना है और उन संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुपात लगाना व मापन करना है। दूसरा, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। तीसरा, दूसरा सबसे बड़ा है कि मान लीजिए जिन संसाधनों का हमने खोज कर लिया, जैसे मान लीजिए हमने 100 किलो हमने कोयला का तो खोज कर लिया है, लेकिन इस कोयले का जिस क्षेत्र में भी उपयोग करें, मान लीजिए इस कोयले का उपयोग हम बिजली की बनाने के लिए कर रहे हैं, तो बिजली बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छा, जब हम इसके लिए कोई योजना लाए बनाने के, इस बिजली का किसी क्षेत्र में उपयोग करें, तो हमारे पास योग्य कुशल व्यक्ति हो, यानी कुशल व्यक्ति जिसको इसमें महारत हासिल हो। इसके साथ साथ का हमारे पास उच्च कोटि के टेक्नोलॉजी हो, प्रौद्योगिकी हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हो, हमारे पास उसके बाद एक नियोजन ढांचा हो कि इस 100 किलो का किस तरह से हम उपयोग करें। जैसे कुशल व्यक्ति होगा, टेक्नोलॉजी होगा, आर्थिक रूप से हम मजबूत है, यानी सारे रूप से इसका हम एक नियोजन कर सकते। जब इस योजना को लागू करें तो किस तरह से हम इसका नियोजन है, देखिए नियम बनाने से सब कुछ नहीं होता है, नियम बनाने पर उसे क्रियान्वित भी करना पड़ेगा, उसके नियोजन भी सही ढंग से होना चाहिए। तो पता चला वो किताबों में क्या, किताबों और पन्नों में वो क्या हो जाए, वो हो जाएंगे कि सब कुछ हो गया, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप में कुछ नहीं हुआ है। तो सुनिश्चित करना जरूरी है कि जितने भी संसाधन मिले उनको किसी प्रकार की योजना में उपयोग करने से पहले हमारे पास कुशल व्यक्ति हो, टेक्नोलॉजी हो, अन्य चीज़ें हो, उसका एक कुशल ढांचा हो जिसका हम अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पर उसका उपयोग कर सकें, और उन्हीं जगह पर उसका उपयोग करें जिसका हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जिसका हमें ज़्यादा प्रॉफिट देश के विकास के लिए हो सकता है। ठीक है, आप ये समझे। अब आगे, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, या संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना दोनों में समन्वय। तीसरा समस्या क्या आती है, तीन चीज, एक तो है राष्ट्रीय
संसाधन विकास योजना क्या संसाधन विकास योजना तथा राष्ट्रीय विकास योजना में संतुलन हो। एक संतुलन है, जैसे सरकार क्या चाहती है, अपने संसाधनों का विकास भी करना चाहती है। जैसे एग्जाम्पल तक आप ये जानिए, जैसे कि यूपी अगर ले ले तो यूपी में जो हमारी यूपी है, ये हमारी यूपी है, तो ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर खेती की समस्या उतनी नहीं है जितना यूपी के पूर्वी हिस्से में, यानी पूर्वांचल में उतनी कृषि संबंधित जितनी समस्या आपको देखने मिलेगा उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं देखने पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश के अगर आप पूर्वांचल हिस्से में गए तो यहाँ पर कृषि की समस्याएं जैसे सिंचाई की समस्या हो गया, छोटे पशुओं की समस्या हो गया, या जैसे कि चकबंदी तरह की समस्या हो गई, बहुत छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हो गए, यहाँ पर आपको समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप यही यूपी की पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल से होकर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल जाए तो वहाँ पर खेतों की बड़े बड़े जोत आपको मिलेंगे, कई बीघे की जमीन मिले, वहाँ पर सरकार ने सिंचाई का व्यवस्था आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं संसाधन वो भी है। तो सरकार को क्या चाहती है कि संसाधनों का विकास होते हैं। यहाँ की भूमि एक संसाधन, कुशल संसाधन है भूमि, लेकिन यहाँ पर इतनी कुशल संसाधन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर भी सरकार कुशल संसाधन का अगर विकास कर दे, जैसे सिंचाई की व्यवस्था कर दे, छोटे पशुओं की व्यवस्था कर दे, और जो छोटे छोटे जो भूमि के टुकड़े हैं सरकार इसको जोड़कर चकबंदी के माध्यम से एकदम विस्तृत बड़ा कर दे, तो थोड़ा सा उत्पादन तो बढ़ेगा, थोड़ा सा संसाधन में इसकी वृद्धि होगी, इसकी मात्रा में वृद्धि होगी। लेकिन सरकार तब करे जब सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए, लेकिन नहीं है। तो सरकार का दो लक्ष्य है कि हम संसाधनों का संसाधन विकास है कि हम संसाधनों का विकास करें। तो संसाधन का विकास यूपी में होना चाहिए, तो जैसा पश्चिम में जिस तरह से सिंचाई की व्यवस्था है पूर्वांचल में उस तरह भी होना चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे जमीन की जोत उनको भी बड़ा होना चाहिए। तो सरकार कहते हैं केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे क्या करती है, प्रांतीय स्तर पे अपने अपने क्षेत्र में क्या संसाधनों का विकास करती है कि हमारे संसाधन का विकास हो, क्योंकि जानती है जब तक संसाधन का विकास नहीं होगा तब तक क्या हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। और जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, आर्थिक रूप से यानी पैसे रूप से मजबूत नहीं होंगे, और जब तक पैसे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम कोई भी राष्ट्रीय या प्रांतीय विकास योजना या कार्यक्रम चला ही नहीं सकते। तो सबसे लिए हर राज्य सरकार या हर केंद्र सरकार ये प्रयास करती है कि जो केंद्र सरकार भारत की है वो प्रयास करती है क्या कि हम अपने संसाधनों का विकास करें जिससे हम आर्थिक रूप से मजबूत हों। और आर्थिक रूप से जब हम मजबूत होंगे तो हम क्या करें, हम अपने राष्ट्रीय यानी अपने देश का, या जो प्रांतीय सरकार है वो अपने प्रांत का विकास करने को सोचती है। तो दोनों में क्या संतुलन होना चाहिए। अब ऐसा सोचो कि राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो, प्रांत का विकास हो, और अपने संसाधनों का विकास ही नहीं करो तो कैसे होगा। जब पैसा आएगा ना तो विकास नहीं होगा, और सारा सारा आपने पैसा संपत्ति को संसाधन के विकास पे लगा दिया तो देश का कैसे, राज्य और देश का कैसे विकास होगा। दोनों पर संतुलन बनाना चाहिए। इस तरह से आप अपने संसाधनों का नियोजन करें, अपने पैसे का, अपने अन्य चीजों का, जिसे दोनों पर समन्वय करें। ठीक है, इसलिए समय समय देखो सरकार जो अपने संसाधनों पर भी विकास करने के लिए कार्यक्रम चल, जैसे कृषि भी, जो भूमि है वो भी एक संसाधन है, सरकार के लिए आय का एक बहुत बड़ा स्रोत उससे भी है। इसलिए वर्तमान में अगर आप देख सकते हैं जो केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकार है वो कृषि में सुधार लाने की तमाम प्रयास कर रही है, अपने संसाधनों का विकास कर रही है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप देख लो, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, जिसके तहत कृषि के जो लोग खेती करते हैं उनको सालाना 6,000 रुपये देना क्यों दे रही है सरकार। 6,000 इसलिए देता ताकि उस संसाधनों को भी कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहती है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में आप देख लो एमएसपी देना, या आप कृषि क्षेत्र में अगर देख लो जो सरकार ने प्रधानमंत्री आपने उस चीज़ का योजना सरकार लाई है, जिसे फसलों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों लाई है, ताकि जो संसाधन जो कि भूमि है उसका ये विकास करना चाहती है। क्योंकि जब लोगों को इस तरह की सुविधा दी जाएगी तो लोग क्या करेंगे, अपने भूमि का अच्छे रूप से उसका उपयोग करें। जैसे मान लीजिए किसी को 6,000 साल का दिया जा रहा है तो आर्थिक रूप से उसके ऊपर भूमि में उसके ऊपर दबाव कम पड़ेगा बुआई और जुताई के लिए। या जब उसको सरकार क्या है
एमएसपी ला रही है, जिससे गेहूं और चावल के रेट देखो कितना बढ़ गया। पहले जो है आपको जो गेहूं मार्केट में कोई व्यक्ति बेचता था तो उसको 20 रुपये किलो मिलता था। अब एमएसपी अभी भी 20 है, लेकिन अब आप खरीदने जाओ तो अब 26 रुपये किलो आपको उसका रेट मिल रहा है। क्यों? पहले जब किसी बनिए के यहाँ जब कोई गेहूँ जो था 15 रुपया या 14 रुपये में वो बेचता था, तो मार्केट में आपको वही 20 रुपये किलो मिलता था। जबकि अब आप 20 रुपये किलो इसको बेच सकते हो, जबकि खरीदने जाए तो आपको 26 रुपये किलो मिल रहा था। क्यों गेहूं का रेट बढ़ा? क्योंकि सरकार किसानों को क्या आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहती है, पैसे देकर एमएसपी से गेहूं चावल के रेट बढ़ाकर, ताकि वो क्या आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। और जितने वो किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, अपने अपने भूमि पर वो निवेश करेगा, चाहे वो सिंचाई के लिए होगा, चाहे उर्वरक के लिए होगा, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में वो निवेश करेगा। और बहुत से ऐसे किसान है जो क्या करते हैं, अपने खेत में मान लीजिए कोई फसल बोए, फसल खराब हो जाता है, तो सरकार ने उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ला दी कि आप क्या अपने खेत में कोई भी फसल कर उसका इंश्योरेंस करा लो। जिस मान लीजिए किसी ने कोई अनाज बोया, उसकी कीमत है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये है, और सरकार ने कहा 1 लाख का आपने गेहूँ बोया तो आप उसका क्या कर इंश्योरेंस करवा ले। इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको उसका 1% प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो 1 लाख का 1% कितना होगा? 1000 होगा। अब 1000 जो है आपको प्रीमियम जो है 4 महीने में भरना पड़ेगा, यानी 250 रुपये आपको भरना पड़ेगा। यदि उसका नुकसान हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी? आपको उसका मुआवजा देगी। लेकिन अगर मान लीजिए नुकसान नहीं हुआ तो जो आपको प्रीमियम जो आपने भरा है वो सरकार वो पैसे आपको लौटाएगी नहीं। तो जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 20 बीघे, 25 बीघे, 30 बीघे या 15 बीघे है, वो अपने फसल का इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों? मानो अगर हमारे 5 लाख का फसल है, अगर उसका 1% हमको प्रीमियम भरना पड़ रहा है, नुकसान है, तो सरकार हमें देगी पैसा। तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों को मजबूत किया है। तो किसान को मजबूत करना है, यानी उनके जो संसाधन, उनके जो भूमि है उसको मजबूत करना। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया? उनके सरकार ने क्या किया? अपने संसाधनों का विकास किया। और जब संसाधन का विकास हुआ, जब ये मजबूत होंगे तो आप देश का विकास कर पाओगे, राज्य का विकास कर पाओगे। दोनों में संतुलन बनाना पड़ेगा, ठीक है, विकास आप कर पाओगे। तो संसाधन नियोजन की यह समस्या है कि आप संसाधनों का पहले जानो, उन्हें खोजो, फिर उसके लिए कुशल व्यक्ति, आप उसके लिए टेक्नोलॉजी, आर्थिक रूप से सहायता और कुशल व्यक्ति का उसमें प्रयोग करें, योजनाएं बना, प्लस संसाधनों का विकास प्लस और देश का विकास, दोनों में आप बैलेंस करो। सारा पैसा संसाधन के विकास पे मत खर्चा कर दो, देश के भी विकास में लगाओ, लेकिन देश के विकास के साथ साथ संसाधनों के विकास में, दोनों को करना पड़ेगा। हम किसी एक को लेकर नहीं चल सकते, जो कि वर्तमान में आप केंद्र सरकार को देख लो, दोनों कर रही है, संसाधन का भी विकास करें प्लस देश का भी विकास करें। एक चीज को हम नहीं कर सकते। तो ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन क्या है? कृषि है, इसलिए कृषि का विकास, पशु है तो पशुओं के लिए विकास, इन सब चीजों का सरकार विकास के लिए प्रधान, ताकि अपने संसाधनों को मजबूत करें, उसका विकास करें, ठीक है। तो ये था क्या? संसाधन नियोजन का। अब अन्य चीजों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लूं। ठीक है, चलिए। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। यानी किसी भी क्षेत्र के संसाधनों का, किसी क्षेत्र का विकास हो, जैसे यूपी का अगर विकास हो, बिहार का विकास हो, झारखंड का विकास हो, किसी भी भारत के राज्य का विकास हो, ठीक है, उसके लिए संसाधन मिले तो ही उसका विकास होता है। बिना संसाधन के वो विकसित नहीं हो सकता, कोई भी देश नहीं है। जैसे जापान ले लो, जापान जो है, जापान के पास कोई अपना संसाधन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो तकनीक में माहिर है, अन्य चीज़ों के प्रयोग से वो क्या करता है? अपना विकास करता है। तो अब वो संसाधन ने, जैसे जापान में मान लीजिए कोई फैक्ट्री जो कपड़ा बनाने काम करती है, उनके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो क्या करते हैं? खरीदते हैं, और खरीदने के बाद क्या करते हैं? कपड़ा बना के क्या खुद अपने देश में आते हैं, वो कपड़ा वहाँ पर बेचते हैं, ठीक है। तो जापान में क्या कपास नहीं है,
वो कपास किसी देश से कच्चा माल लेते हैं और अपने देश में कपड़ा बना के अपने देश में बेचते हैं। ऐसा जापान करता है। जापान के पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। वो क्या कहता है, अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के साथ बेचता है। अपनी टेक्नोलॉजी से जो भी चीज़ें बनाता है विश्व के बाजार में बेचता है और अच्छा खासा एक आर्थिक आय कमाता है, एक इनकम कमाता है, जिसकी वजह से क्या करता है जापान, अपने देश का विकास करता है। तो ये बता रहा है किसी भी देश के राज्य के विकास के लिए संसाधन होगा तो ही उसका विकास होगा। ठीक है, संसाधन हो, बिना संसाधन के विकास हो नहीं हो सकता। एक आवश्यक शर्त है, एक शर्त है कि संसाधन हो तो आप जल्दी विकसित हो, लेकिन संसाधन सब कुछ नहीं है। आपके पास संसाधन हो लेकिन आपके पास तकनीक नहीं है, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, आपके पास योग्यता नहीं है, ठीक है, योग्यता नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है, तो संसाधन होने से आपका विकास नहीं हो सकता। हाँ, शर्त है कि आपके विकास होने के संसाधन चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन होना आवश्यक है, लेकिन बहुत से लोग संसाधनों का अविवेका बहुत अंधाधुंध उसका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरणीय समस्या आती है और उस देश के लिए नुकसान है। आपके पास संसाधन है तो एक सीमित में अपना विकास करो उस संसाधनों का, ऐसा मत कि पूरी तरह से उसको समाप्त कर दो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर महात्मा गांधी ने एक बात कहा है, इसको सुनिएगा। इस समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरण के लिए गांधी जी ने, जैसे कि प्राचीन समय से जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने क्या, इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर उन्होंने अपने विचार किया कि हमको जितना आवश्यक है उतना ही संसाधन है, आवश्यकता उन संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना करें, अत्यधिक दोहन ना करें और उसका एक सीमित रूप से उपयोग करें। ठीक है, आपको संसाधन अत्यधिक दोहन क्या हुआ, दोहन क्या हुआ कि जो अनावश्यक चीजें उनका हम प्रयोग ना करें, उनको ना बनाए। ठीक है, या कोई दूसरा विकल्प तलाश करें। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि अगर हमको चेयर की आवश्यकता है तो प्रयास करें हम प्लास्टिक का ज़्यादा बनाएं ना कि लकड़ी का। उससे क्या कि हमें पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे, प्लस संसाधनों को हम लिमिट में कर पाएंगे, उसका दोहन नहीं हो पाएगा। तो प्राचीन समय से ही बहुत से नेता इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। इसी चिंता में एक हमारे महात्मा गांधी जी हुए जिन्होंने अपनी चिंता कुछ इन शब्दों में व्यक्त की। आज जरा सुनिएगा। महात्मा गांधी जी का कहना है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये गांधी जी का कहना है। उनका ये कहना है कि जैसे अंग्रेज आए भारत में से चले गए तो लोग कहते हैं कि हमारे देश गरीब हो गए, ये हो गया, कुछ नहीं। हाँ, हालांकि अंग्रेज हमारे देश से बहुत चीज ले गए। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो भारत एक सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज गए तो केवल चिड़िया रह गई, सोना ले चले गए। ठीक है, उसके बाद भी गांधी जी कहते हैं कि हमारे देश में इतना कुछ है कि हम सबका पेट भर सकते हैं, हम अपने देश का विकास करते हैं। जापान है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसने अपने देश का विकास कर लिया। तो गांधी जी का मानना था कि हम अपने देश का पेट भर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर लालची हो, अगर अपना पेटी भरना चाहे तो नहीं हो सकता। यानी उन्होंने क्या कि हमारे पास इतने संसाधन है कि हम सबका पेट भर सकते हैं, लेकिन किसी लालची व्यक्ति या किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यानी हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे सरकारी पद पे भी बहुत सारा भ्रष्टाचारी अन्य चीज़ें होती हैं। तो इनका इस बात से था कि हमारे पास संसाधन अभी भी बहुत कुछ, अगर हम विकास करना चाहें तो अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लालची करते हो, पेटी भरने के लिए अपना निस्वार्थ आप देखते हो, तो नहीं हम अपना कर सकते। संसाधन बहुत है हमारे पास। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बताऊं, जब देश आज़ाद हुआ भारत, तो गेहूं को जो गेहूं था हमको अमेरिका से खरीदना पड़ता था। तो उस समय भारत जो था, इतना बड़ा देश हमारा भारत, अभी भी देखो हमारा जो भारत देश है,
हमारा जो भारत देश अगर आप देखो, अगर आप हमारे भारत देश को देखो, ठीक है, तो जब 1947 में जब आज़ाद हुआ था भारत, तो क्या हुआ था, तो हमें गेहूं जो था अमेरिका से खरीदना पड़ता था। क्या होता था, गेहूं जो है हमें अमेरिका में, तब उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 50 करोड़ से भी कम रही है, 50 करोड़ रही होगी, उससे ज़्यादा हमारे देश की आबादी नहीं थी, लगभग 50 करोड़ के पास ही हमारे देश की आबादी थी। लेकिन तभी 50 करोड़ की आवश्यकता के लिए गेहूं पूर्ति के लिए, जो कि गेहूं पूरे भारत खाते नहीं है। अगर आप साउथ इंडिया को ले लो, यहाँ पर जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ के लोग तो गेहूं का प्रयोग भी नहीं करते हैं। विशेषकर उत्तर भारत के जो 2-4 प्रांत हो गए, 8 प्रांत हो गए, गेहूं का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। तो उसके बावजूद भी हमें क्या था, गेहूं अमेरिका जैसे देश से उस समय खरीदना पड़ता, इतनी कम आबादी के बावजूद। तो हमारे पास संसाधन था। बाद में हमारे जब हरित क्रांति हुई, तो हमने इतना ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन किया कि हम सबको क्या पेट भर सकते थे। और इसके साथ साथ हम जहाँ पर जब आज़ाद हुआ, तो अमेरिका जैसे देश से हमें गेहूं खरीदना पड़ता था। आज हम गेहूं का, ना कि अमेरिका चीन के बाद, अब देखो भारत तीसरे की चौथे नंबर पर गेहूं दुनिया में बेचने वाले देशों के श्रेणी में आता है। यानी अगर अमेरिका आप ले लो, चीन ले लो, शायद तीसरे नंबर पर जो हमारा भारत है, जो पूरी दुनिया में गेहूं सबसे ज़्यादा बेचता है। इन दोनों के बाद हम आते हैं गेहूं में बेचने वाले। हमसे ईरान, सऊदी अरब से बहुत से हमसे गेहूं खरीदते हैं। हमारी आबादी कितनी है, 2011 में 120 करोड़। 120 करोड़ आबादी होने के बाद हम अपने लोगों का पेट भर लेते हैं, और राशन में देखो बांटते भी हैं। प्लस हम इन्हें सारे देशों को बेचते, अमेरिका चीन के बाद भारत शायद है अब चौथी की पांचवें, आप जरा देख लीजिएगा। हम गेहूं दूसरे देशों को बेचते हैं, हमारे पास इतना गेहूं है वर्तमान में। और जबकि आबादी इतनी हो गई, जमीन उतनी नहीं बची है खेती योग्य, लेकिन फिर भी उत्पादन हम इतना करते हैं कि चीन अमेरिका के बाद हम क्या, भारत जो है पूरी दुनिया में गेहूं बेचता है। लेकिन एक वक्त था जब आबादी भी इतनी नहीं थी, जमीन भी हमारे पास इतना था, तभी हम अपने देश का पेट भरने के लिए हमको गेहूं का अमेरिका से खरीदना पड़ता था। और आपको मालूम हुआ कि 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय क्या, अमेरिका जो ये देश था जिसने भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था, इस वजह से कि तुम पाकिस्तान से युद्ध कर था। अमेरिका ने सीधे भारत को मना कर दिया कि हम तुमको गेहूं नहीं देंगे। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने कहा, उस समय उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान का। उन्होंने कहा था कि भूखे मर जाएंगे या फिर भी पाकिस्तान को जो है क्या, हम हार नहीं मानेंगे, और ना तो सरेंडर करेंगे, ना तो युद्ध रोकेंगे। क्योंकि युद्ध की शुरुआत तो पाकिस्तान ने किया था, हमने तो किया नहीं था। तो हमारे 1965 में दिन ऐसा था कि अमेरिका से हमें क्या, गेहूं खरीदने पड़ते थे, और युद्ध में अमेरिका हमको धमकी देता कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे, युद्ध नहीं रोकोगे। आज भारत के पास ऐसा है कि चीन अमेरिका के बाद हम सबसे ज़्यादा गेहूं बेचते हैं। तो गांधी जी का ये कहना, हमारे पास संसाधन इतना है कि अगर इसका प्रयोग करें तो सबका पेट भर सकते हैं, बस जरूरत है सही रास्ते की। तो गेहूं चावल हमारे पास इतना, गेहूं चावल में हम इतना आगे निकल गए। तो गांधी जी का ये इसमें कहना था, ठीक है। तो संसाधनों का हमने विकासित तो किया, तो हम आगे हुए। नहीं तो आप इतिहास आप पढ़ो तो उसमें पता चला कि 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो अमेरिका उस समय हमको गेहूं, उसने मना कर दिया था बाहर से गेहूं देने के, कि अगर आप पाकिस्तान से युद्ध करोगे तो हम आपको गेहूं नहीं देंगे। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और पूरे देश में लोगों से निवेदन किया था कि आप सोमवार को उपवास करें, एक ही टाइम खाना खाएं, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद हरित क्रांति हुई, हमने अपने इतना विकास किया कि आज इन दोनों देश बाद विश्व में भारत है गेहूं बेचने वाला देश है, इतनी आबादी होने के बाद भी। जो कि जनसंख्या हो तो जमीन तो कम हो रहा है खेती हो, फिर भी हमारे पास इतना। और वर्तमान सरकार देखो गेहूं पे रेट बढ़ा रहे, ताकि गेहूं का जो MSP रेट है, पहले देखो जो गेहूं जो था कि बेचने पर जो 20 रुपये किलो जो मिलता था, अब सरकार, अब उसी गेहूं को आप मार्केट में खरीदेंगे 26 रुपये किलो मिलेगा। पहले जो मार्केट में आपको गेहूं 20 रुपये किलो खरीदने मिलता था 4 से 5 साल पहले, आज से वही गेहूं आपको 26 रुपये किलो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार इसका रेट बढ़ा रही है। इस वजह से कि जब इसका रेट बढ़ेगा तो किसानों का इसमें आर्थिक रूप से फायदा होगा, और जब फायदा होगा तो इसके लालच में लोग गेहूं का उत्पादन ज़्यादा करेंगे। और जब गेहूं का उत्पादन करेंगे तो भारत कहीं ना कहीं अपने लोगों की आवश्यकता को तो पूर्ति करेगा, प्लस चीन अमेरिका जैसे देशों को गेहूं बेचने में उसे पीछे कर सकता है। और इससे कहीं ना कहीं जिन देशों को भारत गेहूं बेच रहा है, चावल बेच रहा है, भारत को तो पैसा तो अच्छा खासा मिल रहा है ना। तो भारत का पैसा मिलेगा, अपने देश के विकास में उसका प्रयोग कर सकता है।
तो हमने संसाधनों का विकास किया काफी लंबे समय तक, तो संसाधन का विकास किया, पैसे में उससे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन्हें गेहूं का उत्पादन किया, पहले हमने संसाधनों का विकास किया, जब संसाधन का विकास हुआ तो आज देखो हम जो कोटेदार हैं, जो हमको राशन मिलता है सरकारी, उसमें हम इसका प्रयोग करें वितरण में, राशन वितरण में। क्यों? तो हमने इन्हें उत्पादन हमने कर लिया और हमारे लिए नुकसान नहीं है, तो आपको देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये बता कि पहले संसाधनों का विकास फिर देश का, दोनों संतुलन रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए 1968 में क्लब ऑफ रोम ने, तत्पश्चात 1974 में सुमेरन ने अपनी पुस्तक स्माइल द ब्यूटीफुल में इस विषय में गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की और 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया तथा इस रिपोर्ट से सतत विकास का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की वकालत की गई। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको समझ लिए टॉपिक के। इसमें एक दार्शनिक है जिनका नाम है क्लब ऑफ रोम ने 1968 में गांधी जी को इस विचारधारा को इन्होंने स्वीकृति दी। ठीक है, अब आगे देखिए, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रिया, परिवहन तथा संचार प्रणाली भूमि पर ही आधारित है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। यानी भूमि जो है एक सीमित संसाधन है, क्योंकि आप जैसा कि देखिए जो भूमि है हमारा, भूमि ये भी क्या एक सीमित संसाधन है। यह भूमि इतना सीमित संसाधन है, भूमि क्या है, ये एक सीमित संसाधन है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें खाद्यान्न आपूर्ति हो गया, जैसे खाद्यान्न आपूर्ति हो गया, खाद्यान्न आपूर्ति हो गया, आप देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि तो बढ़ नहीं रहा, हम भूमि को तो बढ़ा नहीं सकते, साथ साथ लोगों की खाद्यान्न आपूर्ति भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं भूमि पर ही सब कुछ है, पशु है, परिवहन है, अन्य चीज है। तो ये से एनसीईआरटी बता रहा है कि समय के साथ भूमि की कमी हो रही है और लोग बढ़ रहे हैं, लोग बढ़े तो अनाजों की मात्रा बढ़े, और अनाजों की मात्रा के लिए हमें क्या बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद हो गया, रासायनिक खाद यानी उर्वरक हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गए, उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, जिससे हम क्या अपने अनाजों का उत्पादन करें, या पशुओं के लिए देखो अलग अलग प्रकार के चारे की व्यवस्था करना, उनके लिए कुछ अन्य प्रकार के रासायनिक चारे की व्यवस्था करना जिससे उनका दूध उत्पादन हो, या वर्तमान में आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर लोग बतख पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि करें। ये इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या की जो आवश्यकता है ये भी पूरा कर रहे हैं। देखो विश्व में की जो आबादी है 50% क्या है शाकाहारी है, वहीं 50% क्या मांसाहारी है, दोनों है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। यदि 50% व्यक्ति जो मांसाहारी अगर पूरी तरह से अगर ये शाकाहारी हो जाए तो विश्व में बड़े पैमाने पर जो खाद्यान्न अनाज जैसे गेहूं, चावल, अन्य चीजें, क्योंकि विश्व में 5 ही फसल बड़े पैमाने पर बोया जाता है। एक तो हो गया गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, और एक फसल मुझे याद नहीं शायद जौ है क्या, आप देख सकते हैं जौ। विश्व में किसी भी देश में चल जाओ, हर कोई देश मुख्य रूप से इन 5 फसलों को ही बो रहा है, गेहूं हुआ, चावल हुआ, मक्का यानी जोहर जिसे कुछ लोग बोलते हैं, मक्का हो गया, आलू हुआ, जौ, यही फसल बो रहे हैं, जो या बाजरा इसमें कर सकते हैं, बाजरा यही फसल बो रहे हैं, क्योंकि किसी कारणवश पूरे दुनिया के लोग जो खाद्यान्न आपूर्ति के लिए इन्हीं 5 फसलों पर ही निर्भर है, चाहे गेहूं हुआ, चावल हुआ, चाहे मक्का हुआ, आलू या जौ। अगर किसी कारण यह फसल बर्बाद हो जाए तो पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर क्या अकाल पड़ सकता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का भी उपयोग कर रहे हैं।
तो पूरी दुनिया की जो आवश्यकता है केवल ये 5 अनाज ही हैं जो पेट भरे हैं। जैसे अमेरिका में आप चले जाओ तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर उन देशों में मक्के की खेती होती है, तो वहाँ पर मक्का, आलू हो गया, गेहूँ हो गया। वहाँ पर हमारे भारत में तो मक्के की उतनी खेती नहीं होती, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर मक्के की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। वहाँ पर मक्के ही सब कुछ है उनके लिए, ये मोटे अनाज। तो विश्व में 5 तरह के ही अनाज का उपयोग करते हैं। ये बताया कि भूमि सीमित है, भूमि से ही सब कुछ मिल रहा है, और भूमि से जो कि सीमित है, बढ़ती हुई जनसंख्या क्या खाद्यान्न समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, HYB जो हाई क्वालिटी के जो सीड्स हैं या जो बीज है उनका प्रयोग करें, जिससे हम क्या उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे वर्तमान में समस्या नहीं है। और जो कि विश्व का 50% व्यक्ति शाकाहारी, 50% व्यक्ति मांसाहारी हैं, तो कहीं ना कहीं इन अनाजों पर दबाव नहीं पड़ रहे हैं। जिस दिन दो चीज हो गया कि दो चीज अगर विश्व में हो जाए कि यह अनाजों की समाप्ति हो जाए और क्या हो जाए, ये मांसाहारी लोग पूरे पूरे शाकाहारी हो जाए, तो अनाजों की बड़ी पैमाने यानी खाद्यान्न की बहुत पैमाने पर कमी पड़ेगी, अकाल या भुखमरी जैसी चीजें आ सकती हैं। तो अगर कुछ हुआ है विश्व में तो दो ही वजह से यह पृथ्वी पर संतुलन है। एक तो गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का की वजह से बड़े पैमाने पर इनका खेती हो रहा है पूरे विश्व में, और दूसरा मांसाहारी लोग। ठीक है, और इन दो चीज को अगर समाप्त कर दिया जाए तो स्वाभाविक से बात है इसमें से किसी एक चीज का भी बैलेंस बिगड़ गया कि पूरी तरह से ये गेहूं चावल का फसल पूरे विश्व में बर्बाद हो जाए तो भी लोगों भूखमरी आएगी, क्योंकि भूमि सीमित है। या किसी कारण लोग शाकाहारी हो जाए जैसे पूरी तरह से, या मांस मछली उसको बंद करे सेवन करना, तो भी ये जो गेहूं चावल इसके भी बड़े पैमाने पर इसका कमी पड़ेगी, क्योंकि विश्व में ऐसे देश है जो इन्हीं का बड़े पैमाने पर लोग सेवन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो फिर अगर मैं इस पर बताऊं थोड़ा सा विस्तार में, तो देखिए जैसे कि हमारा जो उत्तर भारत है, जैसे यूपी आप ले लें, यूपी ले लें और बिहार ले लें, यहाँ पर क्या है कि बड़े पैमाने पर खेती होती है, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो अनाज आपको बहुत महंगे नहीं मिलेंगे, अनाज बहुत महंगे नहीं मिलेंगे, या जो साग सब्जी आपको बहुत महंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति मछली या अन्य तरह के मांसाहारी वस्तु को लेने जाए तो उसको महंगे मिलेंगे। लेकिन अगर आप उल्टा कर दें वहीं पर अगर आप अंडमान निकोबार पे जाएं तो वहाँ का माहौल कैसा है कि वहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे कुछ अनाज नहीं हो सकता। आप हमारे गंगा के मैदान चल जाइए यूपी बिहार में, आप कहीं पे देखिए एक मुट्ठा अगर गेहूँ या जौ या धान फेंक दें तो आपको इतना उसमें अनाज मिलेगा जितना किसी विकसित देश में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ की क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। लेकिन वहाँ अगर आप अंडमान निकोबार में चल जाए वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ की मिट्टी बंजर जैसा है, वहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो वहाँ के लोगों का बड़े पैमाने पर मछलियाँ, केकड़ा, पापलेट या मांस का ही सेवन करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ के जितने भी आम नागरिक हैं बड़े पैमाने पर अपने भोजन में मांस का ही प्रयोग करते हैं, मांस का ही प्रयोग करते हैं। वहाँ पर जो बहुत अमीर व्यक्ति होगा वो क्या हरी सब्जियों का उपयोग करता है। तो वहाँ पर 90% जो आबादी है, 90 से 95% जो आबादी है वो मांस का ही सेवन अधिकांश लोग पे करते हैं। और जो अमीर आबादी है वो किसका प्रयोग करते हैं, अनाजों का या साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ पर साग सब्जियाँ नहीं हो सकती, तो मांस से ही उनको काम चलाना पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप डायरेक्शन रुक जाए, मैं आप लोग के कमेंट पढ़ लूँ। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपके भूमि पर चैप्टर चल रहा था, तो इसी हिसाब से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह आपका जो है पार्ट 2 था। अगले वीडियो में भूमि संबंधित जो भी समस्याएं हैं और जो मृदा है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।